वेलकम बैक टू बाल जगत। तो बच्चों, स्वागत है आपका। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की हिस्ट्री, चैप्टर 5 था शासक और इमारतें। हमने पहले पढ़ा मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण, अभियांत्रिकी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। आगे का देखते हैं। तो राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों का निर्माण साधा। नवीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा कौन से पांड्यन राजा कौन थे? श्रीमर श्री बल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा शेन प्रथम, ये श्रीलंका के थे, है ना, जिनका राज्य था 831 से 851। तो राजा सेन प्रथम को पराजित किया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रथ, महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की प्रतिमा और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने, कौन से शासक? जो सिंघली शासक हैं सेन द्वितीय, कौन थे? सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि उस समय मदुरई जो था वो किसकी राजधानी था? पांड्यों की। तो पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम, देखो कौन से हैं? चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, शिव मंदिर का, है ना, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थीं: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, कौन सी? दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, यानी शिव का एक रूप होता है, कहां से? ये उड़ीसा के कलिंग से, है ना, शिव का एक रूप होता है क्या? भैरव, तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति, यानी बंगाल से किसकी? मां काली की मूर्ति, ये सारी प्राप्त की गई। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन तथा भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा अपवित्र करने के बाद उन्होंने क्या किया? उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद को कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। वो जो सुल्तान उस समय था ना, महमूद, कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, किसका? सोमनाथ का मंदिर, जो कि आपके कहाँ है? गुजरात में सोमनाथ का मंदिर, है ना, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासक के उपासना स्थानों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते। मतलब अपने आप को जो बेटा क्या है, मोटा मोटा अगर देखा जाए कि कोई भी अगर राजा या कोई भी शासक होता था, अपने आप को अगर वो दिखाना चाह रहा है कि हम बहुत बलशाली हैं, तो वो जो अपने सामने वाला राजा होता है उसका जो उपासना स्थल यानी जो पूजा का स्थान है उसको लूटता था, है ना, वहां अपवित्र कर देता था उस चीज को। और वही किसने किया है? ये जो गजनी का सुल्तान था, कौन? ये राजेंद्र प्रथम के समकालीन समय की बात है। ये कौन था?
महमूद, सुल्तान महमूद, ये कहाँ का था? गजनी का सुल्तान था महमूद, है ना। इसने भी यही किया था, सोमनाथ मंदिर को अपवित्र करके, है ना, और वहां का धन जो था वो लूट के। आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों से में ये एक दूसरे से भिन्न थी। आगे देखते हैं, बाग, मकबरे तथा किले। अब क्या होता है बाग और मकबरे तथा किले, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में तो अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। ठीक है, अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, मतलब जो बाग बनाए जाते वो किससे? दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहते में स्थित थे। इसमें देखो इन्होंने ये बनाया हुआ है ना, ऐसे एक रास्ता बनाई हुई है नहर की, ये बाग है और ये बाग की दीवार है। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया। खाका होता है बेटा किसी चीज का पूर्व योजना जो होती है, किसी पेपर पर जब बनाते हैं उसको खाका बोलते हैं। आगे देखते हैं, 4 समान हिस्सों में बांटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरे से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था, मतलब वो जो इन्होंने बाग बनाया था उसके बीच में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त बिहिस्त की परंपरा से हुआ था। किसका? हस्त बिहिस्त, और उसको क्या बोलते थे? 8 स्वर्गों की परंपरा से हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ। कौन सी? लाल बलुआ पत्थर से हुआ तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। जो इसके किनारे थे ना वो किससे बने थे? सफेद संगमरमर से बने थे। अब देखते हैं जो आपका ये चित्र दिया गया है ना, इसके बारे में। ये है काबुल में 4 बाग, ये आप देख रहे हैं जो कि आपने ये देखा था। ये है काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें, उसके बाद है एक दूसरे को काटती नहरें 4 बाग योजना की विशेषता बनाती हैं। मतलब ये जो बता रहे हैं इसमें एक छोटा सा चित्र दिया गया है। आगे ये देखते हैं ये क्या है, 1562 व 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा। और इसमें आप नहरें देख सकते हैं क्या, जैसे कि इन्होंने ये बनाई हुई है, ये नहर है और यहाँ पर ऐसे ये नहर है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला की विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों यानी दीवार ए खास और दीवार ए आम, इसको क्या बोलते थे? समारोह कक्ष को क्या बोलते थे? दीवान ए खास और दीवान ए आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल शुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला
किबला बोलते हैं, मतलब नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा जो होती है ना, तो क्या बोलते हैं उसको? किबला। किबला कहा जाता था क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का एक और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था, मतलब ईश्वर के द्वारा जो भेजा जाता है, जिसको एंजल बोलते हैं आजकल की भाषा में, वो प्रतिनिधि था ना। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा की जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि आर्फियस का संगीत, किसका? आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक सूचित करता था, यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी, मतलब जिस समय शासन किया जा रहा था स्टार्टिंग में, तो राजधानी क्या थी? आगरा थी उस समय। किसकी? शाहजहां, है ना। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग क्या कहते थे? नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धियां ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। मतलब जब शाहजहां ने जब बनवाया किसको? ताजमहल को, तो जितनी भी वास्तुकलात्मक उपलब्धियां थी वो सभी, आप अगर देखा जाए तो उन्होंने ताजमहल जब बनवाया है तो उसमें उन्होंने सारी चीज़ें अंकित की, मतलब दिखाई कि हमने कितनी सारी चीज़ों को कैसे ताजमहल बनाने में लगा दी, है ना। क्योंकि देखो ये आप देख सकते हैं, अगर आप कुछ बच्चे गए भी होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि ताजमहल के जस्ट सामने ये एक नदी जैसी है जो कि यमुना नदी है ना, और ऐसी रास्ताएं बनी हुई हैं 4 अलग अलग। ताजमहल पहुंचने के लिए, सामने जाने के लिए रास्ता है, उसके बाद ऐसे इधर उधर जाया जाता है, फिर सीधे यहाँ आप पहुंचेंगे। इस प्रकार से आगे देखते हैं। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों, जैसे कि उसके बड़े बेटे दारा सिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। देखो ये राजा का एक नियम, उस समय कह सकते हैं जो भी है शासन था, नियम था, पावर थी, कि उनका ये फंडा था कि जो उनके पुत्र हैं या फिर उनके जो खास लोग हैं वही लोग ही नदी के किनारे रह सकते हैं, बाकी लोग जो है वो नदी से काफ़ी दूर रहेंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये चित्र दिया गया है, ये आपका आगरा का है और ये आपका दिया गया है, ये शाहजहानाबाद का है जो कि आपके दिल्ली में है। तो इसमें इन दोनों में एक डिफरेंट है, क्या है कि अगर आप आगरा का चित्र देखते हैं यानी, तो इसमें ये ताजमहल है और ये आपकी यमुना नदी गई हुई है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर घर बने हुए हैं जहाँ लोग रह रहे हैं। और वहीं अगर ये वाली एरिया हम लोग देख सकते हैं तो ये यमुना नदी है, और बाकी की जो एरिया जो लोग रह रहे हैं वो नदी से काफ़ी दूर रह रहे हैं, है ना। ये एक एरिया उन्होंने ऐसे डिवाइड कर दी है, और यहाँ पर एक छोटी छोटी जगह जहाँ पर जो ये महल बने हुए, ये महल, एक ये महल, ये राजा के ही महल हैं, और बाकी की जो एरिया जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ अंदर रह रहे हैं, है ना, वो लोग बाहर नहीं रह रहे हैं। आगे देखते हैं क्षेत्रवा साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच
है ना, क्या 18वीं शताब्दी के जब बीच 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। इस क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा, जो कि अध्याय 6 में हम लोग देखेंगे, है ना। मथुरा के निकट निकट स्थित वृंदावन में बनी मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों में से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के संसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। महलों को यह बंगला गुम्मद, क्या कहते थे, बंगला गुम्मद, इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। कुछ क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव पड़ा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है ये, मतलब जो छत वाला एरिया होता है ना, ऊपर वाला, वही है ये 1590 का है। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में मुगल शासकों की सत्ता की घूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं की राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली अपनाई गई। मतलब अगर देखा जाए तो मुगल शासक जब खत्म हो गए, मतलब मुगल लोगों का जब शासन खत्म हो गया, उसके बाद भी जो उनकी वास्तुकलाएं थी उसका उपयोग किया गया, प्रॉपर तरीके से किया गया। लोग जब महल बनवाते थे या घर बनवाते थे तो ट्राई करते थे कि उनकी वास्तुकला का प्रयोग किया जाए। ये आप देख सकते हैं फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल के में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक मतलब ये, और स्तंभ मतलब ये खंबे जो है ना, ये गुजरात क्षेत्र के वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। आगे देते हैं आसमान छूते चर्च। ये है 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, क्या है, नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्रायः बाइबल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुस्ते और दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च में जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाइट्रेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। ये आप देख सकते हैं ना। अब इसके जो आपके प्रश्न उत्तर रहेंगे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सेंड कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, शेयर करिए।